बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं विच इज़ अबाउट मार्केट। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप के मार्केट मॉडल्स या मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे और इसमें से जो दो इम्पॉर्टेंट है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, इसका हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो। तो मार्केट क्या होती है, हम सब फेमिलियर है मार्केट से। मार्केट में हम अपनी ज़रूरत की अशिया ख़रीदने के लिए जाते हैं। तो कोई भी ऐसा सिस्टम या अरेंजमेंट, कोई भी ऐसा सेटअप जो कि दो तरह के लोगों को फैसिलिटेट करता है, बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स क्या होते हैं, ख़रीदार, और सेलर्स बेचने वाले। तो ये इन दोनों के दरमियान जो है वो कांटेक्ट को पॉसिबल करता है मार्केट का जो सिस्टम होता है। तो ये जो कांटेक्ट है वो वर्चुअल भी हो सकता है, फिज़िकल भी हो सकता है। तो ये दोनों आपस में क्यों कांटेक्ट करते हैं, इनका क्या मकसद होता है? गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना चाहते हैं बायर्स एंड सेलर, अपनी ज़रूरत पूरी करना चाहते हैं और उसके नतीजे में प्राइस डिटर्मिन होती है। कोई भी मार्केट जो है उसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि वो प्राइस सेटअप करती है। और ये प्राइस कैसे डिटर्मिन होती है? बायर्स ये चाहते हैं कि वो कम कीमत उस पर चीज़ें ख़रीदें और सेलर्स ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत वसूल करें। और लेकिन कीमत वहाँ पर तय होती है जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो जाती है। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई के जो फंक्शंस होते हैं ये डिफरेंट टाइप के जो मार्केट स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं। इस तरह से जो डिफरेंट प्राइसिंग होती है सारी तरह के मार्केट स्ट्रक्चर्स में, और उसके नतीजे में जो मार्केट के जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं और मुख्तलिफ इम्पैक्ट होता है डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर। तो ये हम सारा देखेंगे। टाइप्स ऑफ मार्केट मॉडल्स, ये हम मुख्तलिफ जो मार्केट मॉडल्स की जो टाइप्स हैं ये हम अकॉर्डिंग टू कंपटीशन या मुकाबला के लिहाज से मार्केट की टाइप्स हम देखते हैं। यानी कि नंबर ऑफ़ फर्म्स की के लिहाज से, यानी कि फर्म्स की तादाद के लिहाज से या सेलर्स की तादाद के लिहाज से मार्केट की टाइप्स हैं। क्योंकि जो सेलर्स हैं वो जितने ज़्यादा होते हैं उतना ही कंपटीशन होता है, उन्हें आपस में कम्पीट करना पड़ता है। तो ये पहला जो मार्केट मॉडल है वो मोनोपोली, इसको हम इजारादारी कहते हैं उर्दू में। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही सेलर या एक ही फर्म होती है, पूरी मार्केट में कोई दूसरी फर्म नहीं होती। उसके बाद सेकंड मार्केट मॉडल है डोपली, इसको हम दो की इजारादारी कहते हैं। इसमें सिर्फ दो फर्म्स होती हैं, कोई तीसरी फर्म नहीं होती और वही सेल कर रही होती हैं दो फर्म्स। तीसरा मार्केट मॉडल है ओलिगोपली, ये है चंद की इजारादारी। इसमें फ्यू फर्म्स होती हैं, फ्यू मीन्स के दो से ज़्यादा होंगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, जैसे 3, 4, 8, 10 हो सकती हैं। नेक्स्ट मार्केट मॉडल है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या इजारादाराना मुकाबला। इसमें काफ़ी ज़्यादा फर्म्स होती हैं, मैनी फर्म्स। और इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इसमें जो फर्म्स हैं उन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें कोई ना कोई डिस्टिंक्शन पैदा की होती है, डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट्स होती हैं और ब्रांड्स होते हैं। ठीक है। और लास्ट है परफेक्ट कंपटीशन, मुकम्मल मुकाबला की मार्केट। इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ़ सेलर्स या फर्म्स होती हैं। अब ये देखिए फर्स्ट और लास्ट वाला जो दोनों मार्केट मॉडल्स हैं ये एक्सट्रीम केस को ज़ाहिर करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। इस तरह के दोनों तरह के जो मार्केट मॉडल्स हैं ये प्योर फॉर्म में नहीं होते बल्कि इनका मिक्सचर होता है। तो ये जो दरमियान वाले मॉडल्स हैं ये इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के मॉडल्स हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में एक मिक्सड किस्म की मार्केट होती है जिसमें कुछ फीचर्स मोनोपोली के होते हैं, कुछ परफेक्ट कॉम्पिटिशन के। तो लेकिन हम इन दोनों मार्केट मॉडल्स को पढ़ेंगे क्योंकि ये थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इनको स्टडी करना, क्योंकि जो बाकी मार्केट मॉडल्स हैं वो उनके फीचर्स भी इन्हीं दोनों से ड्राइव होते हैं और दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो ये हम फर्स्ट मार्केट मॉडल देखते हैं मोनोपोली। इसके देखें फीचर, सबसे पहला फीचर तो ये है कि इसमें सिंगल सेलर होता है, एक ही फॉर्म होती है, कोई दूसरी फॉर्म नहीं होती और वही फॉर्म जो है वो सेल कर रही होती है पूरी मार्केट में। और इंडस्ट्री और फॉर्म जो है वो एक ही चीज़ होती है मोनोपोली में। और लेकिन इसमें यहाँ ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि जो सिंगल ये सेलर होता है या सिंगल फॉर्म होती है, ये ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी फॉर्म हो, कोई छोटी फॉर्म भी हो सकती है। जैसे आप किसी ऐसे जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, जैसे गाँव है कोई या कोई माउंटेनियस एरिया है जो कि जोग्राफिकली डिस्कनेक्टेड है दूसरे एरिया से, तो वहाँ पर एक छोटी सी कोई शॉप हो सकती है, कोई ग्रोसरी शॉप हो सकती है, तो वो भी मोनोपोलिस्ट हो सकती है क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से प्राइस तय करेगी और आपसे जितनी चाहे वो कीमत पे चीज़ें वो आपको सेल करेगी और आप उसी से लेने पे मजबूर होंगे। तो नेक्स्ट फीचर है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। इसका मतलब है कि आप मोनोपोलिस्ट जो है उसकी जो प्रोडक्ट है उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप उसी से लेने पे मजबूर हैं और उस जैसी जो प्रोडक्ट है वो कोई दूसरा सेल नहीं कर रहा।
तो क्रॉस इलास्टिसिटी भी ज़ीरो होगी। क्रॉस इलास्टिसिटी में हम डिफरेंट रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे सब्स्टिट्यूट्स हैं उनकी प्राइसेस का हम इफेक्ट देखते हैं एक दूसरे पे। तो यहाँ पर चूँकि कोई सब्स्टिट्यूट या मतबादल कोई शय है ही नहीं आपके पास, तो इसलिए क्रॉस इलास्टिसिटी भी ज़ीरो होगी। नेक्स्ट है प्राइस मेकर। जो मोनोपलिस्ट है उसको हम प्राइस मेकर कहते हैं, इसलिए प्राइस मेकर कहते हैं क्योंकि मोनोपलिस्ट हैज़ अ कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर सप्लाई, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई पे उसको पूरा कंट्रोल होता है। वो चाहे तो सप्लाई कम कर दे, चाहे ज़्यादा कर दे, इस तरह से वो प्राइस पे इन्फ्लुएंस कर सकती है वो मोनोपलिस्ट फॉर्म जो होती है। अगर वो ये चाहती है कि वो अपनी सेल्स बढ़ा दे तो वो लॉ ऑफ डिमांड के तहत, आपको पता है कि जब प्राइस कम की जाती है तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह से मोनोपलिस्ट फॉर्म जो है वो अपनी डिमांड में इजाफा करने के लिए प्राइस में कमी कर देती है, और अगर वो ये चाहती है कि वो अपने प्रॉफिट इंक्रीज़ करे तो वो अपनी प्राइस में इजाफा कर देती है। इस तरह से वो प्राइस पे इन्फ्लुएंस करने का उसको पूरा इख्तियार होता है। अब ये नेक्स्ट फीचर है एंट्री ऑफ अदर फॉर्म्स इज़ ब्लॉक्ड। मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसपे कोई भी दूसरी फॉर्म एंटर नहीं हो सकती, और किसी भी न्यू फॉर्म की जो एंट्री है वो ब्लॉक होती है। अब वो क्यों ब्लॉक होती है ये हम डिस्कस करेंगे। तो इस पर हम एग्जांपल देख लेते हैं मोनोपोली की। प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल जो है यूटिलिटीज़ में वो अशिया आ जाती हैं जैसे बिजली, पानी, गैस वगैरह। तो इसमें देखें वापडा की आप एग्जांपल ले सकते हैं। वापडा से आप बिजली लेते हैं, कोई भी दूसरी फॉर्म नहीं है, कोई भी दूसरी कंपनी नहीं है जो आपको बिजली दे सकती है। आपको वापडा का ही मीटर लगवाना होगा। इसी तरह वासा आपको वाटर एंड सैनिटेशन की फैसिलिटी देता है। तो ये दोनों गवर्नमेंट ऑन्ड जो है या स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइज में शुमार होती हैं, गवर्नमेंट रेगुलेटेड मोनोपलीज़ हैं ये। और इसी तरह पाकिस्तान रेलवे की आप एग्जांपल ले सकते हैं। आपने ट्रेन से सफ़र करना है तो ट्रेन की सर्विस सिर्फ पाकिस्तान रेलवे कॉर्पोरेशन आपको दे रही है और कोई प्राइवेट फर्म नहीं है। ट्रेन सिर्फ पाकिस्तान रेलवे ही चला रही है। इसमें हमने करनी है रीज़न्स कि किस वजह से मोनोपोली की सिचुएशन पैदा होती है। बैरियर्स टू एंट्री, बैरियर्स होते हैं रुकावटें, यानी कि कोई भी फॉर्म जो है वो कैसे मोनोपलिस्ट बन जाती है और वो दूसरी फॉर्मों को कैसे एंटर होने से रोकती है। तो उसके कुछ रीज़न्स हैं, तो ये हम देखते हैं। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल ये फर्स्ट रीज़न है। इसका मतलब होता है पैमाना पैदाइश की किफ़ायतें। ये वो फ़ायदे हैं जो लॉन्ग रन में किसी भी बड़ी फॉर्म को हासिल होते हैं। जो फॉर्म लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रही होती है, ज़्यादा सारा सरमाया और लेबर लगा के वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही होती है, तो उसके लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट गिरना शुरू हो जाते हैं। जब उसके कॉस्ट कम हो जाते हैं तो वो अपनी प्राइस भी कम कर देती है। इस तरह से वो कम प्राइस पे मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर देती है। तो छोटी फॉर्मों के लिए ऐसा करना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो अभी उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया होता है और इट इज़ रिस्की कि वो स्टार्ट में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, लिहाजा वो उनके कॉस्ट भी ज़्यादा होते हैं और इस वजह से वो अपनी प्राइस भी उन्हें ज़्यादा ही रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो मार्केट से आउट हो जाती हैं। तो नेक्स्ट ये पॉइंट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब आप कोई नई चीज़ ईजाद करते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी हासिल कर लेते हैं जो किसी और के पास नहीं है, सिर्फ आप ही के पास है, आप ही उसे जानते हैं, तो आप ही वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। कोई दूसरा उस प्रोडक्ट को बना के वो सेल नहीं कर सकता। इस तरह से आप वो मोनोपलिस्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लीगल बैरियर्स। कुछ कानूनी रुकावटें भी होती हैं जिसकी वजह से कोई दूसरी फॉर्म मार्केट में एंटर नहीं हो सकती, जिसमें से एक है पेटेंट राइट्स। पेटेंट राइट्स होते हैं कि जब आप कोई नई टेक्नोलॉजी ईजाद करते हैं, कोई नई चीज़ ईजाद करते हैं, तो उसके कानूनी हकूक़ अपने नाम वो करवा लेते हैं, और जितनी देर तक आपके पास पेटेंट राइट्स हैं कोई दूसरा उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता, दूसरा कोई बना नहीं सकता। इस तरह से उस वक्त तक आप मोनोपलिस्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट है लाइसेंस। लाइसेंस होता है इजाज़त। कानूनी तौर पे गवर्नमेंट किसी एक फॉर्म को इजाज़त दे देती है किसी प्रोडक्ट को सेल करने की या प्रोड्यूस करने की, जो किसी और के पास नहीं होता, वो इजाज़त नहीं होती, वो लाइसेंस नहीं होता। तो गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए ऐसा करती है, यानी कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए किसी एक फॉर्म को लाइसेंस दे देती है। और आमतौर पर ये जो मुख्तलिफ पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें ये लाइसेंसेस किसी एक फॉर्म को दिए जाते हैं, और ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड मोनोपलीज होती हैं। ओनरशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसका मतलब है कुदरती वसाइल जो कुछ मिनरल वेल्थ है, जैसे गोल्ड है, कॉपर है, सॉल्ट है, इस किस्म के जो वसाइल हैं किसी एक जगह से वो निकलते हैं, तो किसी और तो जिस इलाके से वो निकलते हैं वहाँ के लोगों को वो अथॉरिटी हासिल हो जाती है, उस कंट्री को वो अथॉरिटी हासिल होती है, तो वही लोग उसको प्रोड्यूस करके वो सेल कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इस तरह से वो मोनोपलिस्ट बन जाएंगे। अदर स्ट्रेटजीज़ भी हो सकती हैं, यानी कि बाज़ औक़ात ऐसा
ऐसा होता है कि मार्केट सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कोई एक फर्म जो है वो मुख्तलिफ प्राइसिंग की पॉलिसीज़ बनाती है, मार्केटिंग की पॉलिसीज़ बनाती है, और उसका मतलब ये होता है कि दूसरी फर्मों को मार्केट से आउट करना। जैसे आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स में होता है कि प्लेयर्स जो हैं वो किस तरह से दूसरे प्लेयर्स को आउट करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाते हैं, प्लान करते हैं। तो बिजनेस इज़ ऑल्सो लाइक अ गेम। तो उसमें भी जो फर्म्स हैं वो कंपेटिटर्स हैं और वो भी एक दूसरे को मार्केट से आउट करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाती हैं। तो ये रीज़न्स थी जिनकी वजह से मोनोपोली की सिचुएशन पैदा होती है और एक फर्म मोनोपोलिस्ट बन जाती है और कोई दूसरी फर्म एंटर नहीं हो सकती। तो ये हमने बैरियर्स पढ़े। अब ये देखें मोनोपोली में जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व क्या होता है, वो प्राइस और डिमांड का हमें रिलेशनशिप बताता है। तो मोनोपोली में जो डिमांड कर्व है वो ये इस किस्म का होता है, नेगेटिव स्लोपिंग होता है, जो ये जाहिर करता है कि आप प्राइस कम करके डिमांड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव स्लोपिंग जो डिमांड कर्व है, यही एवरेज रेवेन्यू का कर्व जो होता है इसी को डिमांड कर्व कहते हैं। ठीक है, इसके साथ डी लिखा हुआ है एवरेज रेवेन्यू के साथ, तो यही डिमांड कर्व है। तो ये डिमांड कर्व जाहिर करता है कि जो मोनोपोलिस्ट है वो एक प्राइस मेकर है, वो डिमांड पे, वो प्राइस पे इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसके साथ मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है, ये पर्पल लाइन जो है मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व जो है ये इसके नीचे होता है, अलहदा से होता है, और ये भी नेगेटिव स्लोपिंग है और ये ज़्यादा होती है इसकी स्लोप। नेक्स्ट अब हम परफेक्ट कंपटीशन की तरफ आ जाते हैं, मुकम्मल मुकाबला। इसके फीचर्स देखें। सबसे पहला जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स एंड सेलर्स। इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में बायर्स एंड सेलर्स होते हैं पूरी मार्केट में। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, वो सारे सेलर्स जो हैं वो एक ही जैसी अशिया सेल कर रहे होते हैं और उनमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, आइडेंटिकल होती हैं ऑलमोस्ट, कोई ब्रांड्स नहीं होते। फ्री एंट्री एंड एग्ज़िट, तमाम फॉर्म्स जो हैं वो चाहे तो मार्केट से, उनमें कोई भी फॉर्म जो है वो मार्केट से आउट हो सकती है। अगर वो उसको लॉस होता है तो वो लॉन्ग रन में मार्केट को छोड़ देती है, उस बिज़नेस को छोड़ देती है, एग्जिट कर जाती है। और कोई भी नई फॉर्म मार्केट में आसानी से एंटर हो जाती है। कोई लीगल बैरियर नहीं है, कोई टेक्निकल बैरियर नहीं है। अगर वो ये देखती हैं, कोई फॉर्म्स देखती हैं कि किसी एक मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं फॉर्म्स, तो वो भी उस मार्केट में एंटर हो जाती हैं। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन का ये नेक्स्ट असम्पशन है। इसका मतलब है कि तमाम बायर्स और सेलर्स जो हैं उनको मार्केट के हालात के बारे में पता है कि कितनी प्राइस पे कौन क्या सेल कर रहा है। तो इस तरह से कोई धोखे से ना तो ज़्यादा प्राइस ले सकेगा और ना ही कोई धोखे से ज़्यादा प्राइस जो है ना कम प्राइस दे सकेगा। यानी कि जो बायर्स हैं ना तो वो कम प्राइस पे ख़रीद सकेंगे और ना जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा प्राइस लेने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह पूरी मार्केट में सेम प्राइस होगी। तो परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ इलास्टिक। ये जो असम्पशन है ये इसलिए है क्योंकि हमने देखा कि परफेक्ट कंपटीशन की जो मार्केट है उसमें सेम प्राइस रहती है। तो वो सेम प्राइस तभी हो सकती है जब वो प्रोडक्ट जो है वो उसी कॉस्ट के ऊपर प्रोड्यूस हो, उसकी पैदावार में कोई रुकावट ना हो। और पैदावार में कोई रुकावट तब नहीं होती जब आपको इनपुट्स आसानी से अवेलेबल होते हैं। जो आपको किसी भी प्रोडक्ट को पैदा करने के लिए लेबर, कैपिटल, ये सारे इनपुट्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, ये सारे इनपुट्स आपको आसानी से अवेलेबल हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। तो जब सारे इनपुट्स जो हैं वो आसानी से अवेलेबल होंगे, हरकत पजीर होंगे, तो जो प्रोडक्ट है वो भी सेम प्राइस के ऊपर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ये फर्म इज़ प्राइस टेकर। तो इसमें चूँकि जो इंडिविजुअल फर्म होती है उसका कोई प्राइस पे कंट्रोल नहीं होता, तो इसलिए हम उसको प्राइस टेकर कहते हैं कि उसने मार्केट प्राइस जो डिटर्मिन हो चुकी हुई है उसी के ऊपर उसने सेल करना होता है। इंडस्ट्री इज़ द कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। इसके अंदर जो इंडस्ट्री है वो बहुत सारी फर्मों का मजमुआ होती है। परफेक्ट मोनोपोली में आपने देखा कि उसमें एक ही फॉर्म होती है और वही फॉर्म इंडस्ट्री होती है, और इंडस्ट्री में और फॉर्म में कोई फ़र्क नहीं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी फॉर्म्स हैं और उनके मजमूए को हम इंडस्ट्री कहते हैं। और जो इंडिविजुअल फॉर्म्स होती हैं, इंडिविजुअल फॉर्म्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस प्राइस बट कलेक्टिवली ऑल फॉर्म्स कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। यानी कि कोई भी एक फॉर्म प्राइस में तब्दीली नहीं ला सकती, उसको चेंज नहीं कर सकती। हाँ, सारी फॉर्म्स जो हैं वो मिल के प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकती। अब परफेक्ट कंपटीशन की एग्जांपल्स की तरफ हम आ जाते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में परफेक्ट कंपटीशन की जो मार्केट है एग्रीकल्चर में पाई जाती है। जो ज़राअत है उसमें हम देखते हैं कॉटन फार्मर्स हैं जो कॉटन उगा रहे हैं, कपास उगा रहे हैं। वो एक ही तरह की कपास सारे उगा रहे होते हैं और बहुत लार्ज नंबर होता है उनका, तादाद बहुत ज़्यादा होती है फार्मर्स की। इसी तरह से वीट फार्मर्स जो हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है, वो एक ही जैसी वो प्रोडक्शन उनकी होती है। तो इस तरह से उनका मार्केट शेयर भी बहुत थोड़ा होता है, वो प्राइस को इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकते और जो पूरी मार्केट में प्राइस होती है उनको उसी पे सेल करना होता है। इसी तरह फ़िश की प्रोडक्ट
अब ये परफेक्ट कंपटीशन की जो मार्केट है इसमें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है। इसमें देखें ये रेड कलर की जो लाइन है ये हॉरिजेंटल डिमांड कर्व है, और यही डिमांड कर्व जो है यही एवरेज रेवेन्यू का कर्व है, यही मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है। ये तीनों प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर इक्वल होती हैं और यही डिमांड कर्व है। थैंक यू सो मच। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।